अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से अवामी ताकत दिखाने की जो तारीखें हैं ये सेट हो चुकी हैं। एक दूसरे पर शदीद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल का जो पारा है इस वक्त चढ़ता जा रहा है और अब बात मज़ीद बढ़ गई है क्योंकि सियासी बहरान में पहला पुरतशद्दुद वाक़या रोनुमा हुआ है आज, जो कि नहायत ही अफसोसनाक है। आज इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर PTI वर्करों ने 2 MNAs की क़यादत में धावा बोला, गेट तोड़ा और ये सब बैन उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNAs सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं और मुमकिना तौर पर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपना वोट डालना चाहते हैं और उनकी सिक्योरिटी को लेकर वज़रा इशारों में धमकियां भी देते रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वाक़े की उन्होंने मज़म्मत भी की और उन्हीं के हुक्म पर पुलिस ने कुछ ही देर में कारकुनों को MNA समेत गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन कुछ ही देर के बाद शहबाज गिल साहब कैमरों के सामने आए और इस वाक़े को कारकुनों के जज्बात का नतीजा उन्होंने करार दिया और दोनों MNAs बिल्कुल शहबाज गिल के पीछे खड़े थे। तोड़ फोड़ के इस वाक़े को लेकर इस्लामाबाद के रेड जोन के 1 किलोमीटर के इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसके बाद और अपोजिशन और हुकूमत के अपने मार्चेस और धरनों पर भी जाहिर एक सवालिया निशान लग चुका है। हुकूमती वज़रा का मानना है कि इन MNAs को 20-20 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा गया है और इस खरीदारी को पीपल्स पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी के साथ जोड़ा जा रहा है। इसे छांगा मांगा की सियासत करार देते हुए हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया जा रहा है, जो सरीहन आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी है। लेकिन सवाल यहाँ भी ये पैदा होता है कि तहरीक अदम एतमाद में क्या कोई अपनी आज़ादी इजहार राय का आज़ादी से इजहार नहीं कर सकता? तो ये कैसी तहरीक है, कैसी जमहूरियत है? लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि पार्टी के नाम और टिकट पर वोट लेकर आने वाले MNAs कैसे अपनी क़यादत या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं, चल सकते हैं। इस दलील के मुताबिक इन MNAs को चाहिए कि वो अपनी तहरीक इंसाफ की टिकट वाली नशस्त से इस्तीफ़ा दें, दोबारा से इलेक्शन लड़ें, नया मैंडेट लें और जीत की सूरत में अपना जो वोट है वज़ीर आज़म के खिलाफ फिर ज़रूर डालें। इस कन्फ्यूजन को लेकर वज़ीर आज़म अपनी लीगल टीम के साथ गुज़श्ता 2 रोज़ से मशवरे भी कर रहे हैं, बल्कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का भी फैसला कर लिया गया है। लेकिन इससे पहले ही सिंध हाउस में तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत से ज़्यादा MNAs की मौजूदगी ने हुकूमती कारकुनों को और क़यादत को मुश्तइल कर दिया है। अपोजिशन 24 मार्च को अपना मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच रही है, जबकि 27 मार्च को इस्लामाबाद के D चौक में वज़ीर आज़म इमरान खान भी जलसे की कॉल दे चुके हैं। दोनों तरफ अपने अपने सियासी हुकूक को लेकर हीट बढ़ाई जा चुकी है, जिसका नतीजा कुछ ठीक मालूम नहीं होता। ऐसे में सवाल पैदा होता है, रियासत कहाँ है? अगर वज़ीर आज़म जो रियासत के सरबराह हैं वो ख़ुद फरीक हैं, तो किसी भी कानून शिकनी को हाथ में लेने वालों से फिर कौन निपटेगा? रियासती इदारे न्यूट्रल रहकर कैसे इन हालात पर काबू पाएंगे? इसी पे बात करने के लिए लाज़िम में ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, आज जो कुछ सिंध हाउस में हुआ, PTI के कारकुनान बशमूल 2 उनके MNAs वहाँ गए, जिस तरह सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़ा। ज़ाहिर है जो सूबाई हाउसेस होते हैं वो एक टेरिटरी होती है, वो एक अलग से, अब देखें ना, सूबा ही होता है जिसकी सारी सिक्योरिटी उस सूबे की जिम्मेदारी होती है, सारा कंट्रोल होता है। आज जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि इसके पीछे हुकूमत है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है कि हम लोग तो तशद्दुद को बिल्कुल प्रोवोक नहीं करते हैं, हम अदम तशद्दुद की सियासत पर बिलीव रखते हैं। तो इतने कारकुनान का वहां पर उमड़ कर आना और इस तरह तोड़फोड़ करना, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद अपने मुखालिफिन को किसी को बंदूक के निशाने पर रखे हुए हैं, किसी को ड्रोन अटैक में मारना चाहते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या, उनके अज़ाइम क्या है। वो सरेआम धमकियां दे रहे हैं कि जो मैं इनके साथ सलूक करूंगा इनकी नस्लें याद करेंगी। छुप के तो नहीं ना, किसी कमरे में बैठ के नहीं, जलसों में खड़े होकर सारे मीडिया के सामने, सारी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने नहीं, खुल के धमकियां दे रहे हैं। उनके वज़रात में जो कुछ कह रहे हैं वो तो खैर और उससे आगे चले जाते हैं, गाली गलोच की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, स्पीकर साहब ये कर देंगे, उनको डिस्क्वालिफिकेशन करा देंगे, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएंगे, हम 27 तारीख को 10 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे। ये क्या है?
और वजीर साहब कहते हैं कि लोगों को, इन बंदों को, बंदे वहीं रहेंगे और दोनों मेंबरान को उनके दरमियान में से जाना पड़ेगा और वोट डाल के वापस आना पड़ेगा। और छाती ठोक के कह रहे हैं कि जिसमें हिम्मत है जाके दिखाए। अब इसके बाद अपोजिशन क्या करे? आज जो कुछ हुआ इस पे मैं बात करता हूं, लेकिन अपोजिशन क्या करे? अभी तक तो हमने मुकम्मल रेस्ट्रेंट्स रखे। बिल्कुल, देखिए हमने लॉन्ग मार्च किया, एक जमहूरी आईनी तरीका है, पीसफुल किया, बिल्कुल किया, किसी के खिलाफ बदजबानी नहीं की, किसी को गाली नहीं दी, कोई पत्थर नहीं मारा, कोई पत्ता नहीं टूटा, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। उसके बाद हमने अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज किया है। उनको जो एतराज है वो ऐवान के अंदर जो कुछ होना है होना है, लेकिन हुकूमत वक्त हालात खराब करके तसादुम की तरफ जाना चाहती है। ये फाशिस्ट हैं, फाशिस्टों का स्टाइल यही होता है, अपने मुखालफों को दबाओ, मीडिया को दबाओ, अदालतों को दबाओ और धौंस धांधली के जरिए अपनी विल जो है लोगों पर मुसल्लत करो। मसला ये है कि जब वजीर आजम साहब खुद वायलेंस की दावतें दे रहे हैं, खुद 10 लाख लोगों के दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को, उसका नीचे नतीजा यही होगा। आज जो कुछ हुआ उसमें 2 MNA शामिल थे जी। ये मुमकिन नहीं है कि ये जगह कैसी है? एक तरफ जजेस कॉलोनी है, बिल्कुल, साथ पंजाब हाउस है, एक तरफ उसके मिनिस्टर्स एनक्लेव है, उसके आगे दोनों हाउसेस है, KPK हाउस है, बलोचिस्तान हाउस है, वहां सेक्रेटेरिएट एक तरफ है। किस तरह मुमकिन है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को नहीं पता चला, अचानक लोग इकट्ठे होके आ गए। रास्ते में 2-3 चेक पोस्टें हैं, वहां से लोग गुजर के जाते हैं, उनको नहीं पता चला और वहां जाके वो नारेबाजी करते रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, गेट तोड़ते रहे हैं, उस वक्त कोई एक्शन नहीं हुआ। कहाँ है? कैसे मुमकिन है कि ये बात वजारत दाखिला के वहां की हुकूमत कहती है ये कारकुनान के जज्बात हैं, उनको 20-20 करोड़ रुपए दे के आप लोगों ने सिंध हाउस में जरदारी साहब ने रखा हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लोगों के ज़मीर आप लोग खरीद रहे हैं, तो ये इस तरह तो सिस्टम नहीं चल सकता। नंबर 1। नंबर 2, आप नहीं समझते कि जो दोनों पार्टीज के जलसे में लोग आमने सामने होंगे, कन्फ्रंट्रेशन होगी, इस कदर हालात ख़राब ना हो जाएं जो चौधरी शुजात ने आज बात की कि ना तो मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है, कोई सियासी जमात, सबको भुगतना पड़ जाएगा, सब पछताएंगे बाद में। गुजारिश ये है, मुझे पहले तो आपसे बात करनी है, गवर्नमेंट को तो छोड़िए, उनका तो अपना स्टाइल है, लेकिन आप जरा एक मेहरबानी करें, सारे मीडिया वाले इल्जाम लग रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं, वो तो एक गाली देते हैं, आप उस गाली को 100 दफा रिपीट करेंगे, लोगों के जहनों में 100 दफा में गाली देंगे। नहीं, रिपीट इसमें गाली देने वाली कोई बात नहीं है। जो हुकूमत कह रही है, जो इल्जाम लगा रही है, हम तो ये कह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसीलिए ले रहे हैं ना सर। जवाब देना है, आपका सवाल नहीं सुनना मैंने जी। ये बड़ा सिंपल इशू है, हम पे इल्जाम लगाया उन्होंने तो एक दफा कहा, आपने अपने एक सवाल के अंदर 5 दफा कहा, जमीन खरीद रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं, 20-20 करोड़ दे रहे। पिछले 4 दिन से मैं चीख के सब मीडिया को कह रहा हूं, खुदा के लिए हमारे मुखालिफिन लगव बातें करें, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके उस झूठ को आप इतनी दफा रिपीट कर रहे हैं कि हमारे लोगों के, चौधरी शुजात साहब के लोगों के जहनों में क्या तासर दे रहे हैं। चौधरी शुजात साहब ने आपको क्या कहा? आपने उनकी एक बात कर दी, दूसरी नहीं की। उन्होंने कहा ये पहला इलेक्शन वज़ारत में तमाम जिसमें कोई पैसा नहीं ले। बिल्कुल। उनके मेंबरान ने जो मुनहरफ हुए, उन्होंने कुरान पे हाथ रख के, जी बिल्कुल हाथ रख के कहा है, क्यों आप ये बार बार कहे जा रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा? उनकी बात जितनी हैमर होगी, अब मीडिया जानता है वो क्या है, तो प्लीज उनसे कहें कोई सबूत है तो दें। बगैर सबूत के या बगैर किसी रीजनेबल डाउट के ये कैसे आप मतलब इसी तरह किए जा रहे हैं? खुदारा इस पे जरा मेहरबानी। कायरे साहब, लोगों को तो जाहिर है, लोगों के जज्बात जो वो उभार रहे हैं, ये इल्जामात लगा के लोगों को बाहर, घरों से बाहर निकाल रहे हैं ना वो लगाएं। आप उसका मीडिया, मैं आप मुझे माजरत के साथ आप उसका जरिया तो ना बने, मैं इंटेंशन आपकी जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसी सवाल को आप 15 दफा या 500 दफा रिपीट करेंगे तो फिर आप लोगों को इंसाइट करने का हिस्सा बन रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं उनसे पूछें, आपका काम है खबर दे, बिल्कुल दे, मेरी गलती है उसको जरूर एक्सपोज करें, लेकिन कम से कम किसी सबूत की बुनियाद पे इल्जाम लगाए ना। सही,
बिल्कुल हम तो ये बात कर रहे हैं सर, हम तो ये अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि अगर हुकूमत के पास कोई सबूत है तो सामने लेकर आए ना। जो बात मैं आपको कर रही, आपने जो आर्गुमेंट किया उसमें तो आपने ये नहीं कहा, आपने गवर्नमेंट से नहीं कहा। सर मैं गवर्नमेंट के किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपने सेगमेंट में लूंगी तो सवाल पूछूंगी ना, मैं तो उनसे सवाल पूछूंगी ना सर। आई एम नॉट सेइंग दिस जी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा जी, मैं एक तजवीज दे रहा हूं, मेहरबानी करें, इस तरह मुनासिब नहीं है कि आप हुकूमत की निकाली हुई गाली खबर की सूरत में, सवाल की सूरत में इतनी दफा रिपीट कर दे। कारी साहब भाई काम है, उसका कोई सबूत होना चाहिए। बगैर सबूत के उस इल्जाम को रेपिटेशन में लाना, लोगों के ज़हनों में चीज हैमर होकर बैठ जाती है। देखिए जब आप लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते हैं ना, ये भी हम फिर उन लोगों को कहते हैं कि ऑपोजिशन ये कह रही है आप लोगों को सिलेक्टेड कह रही है। हमने तो जो आपका मौक़िफ़ है उनसे पूछना सबूत हम आपको देंगे, वरना ना कहिए, लेकिन गालियां तो ना दीजिए। ठीक है, हम गाली तो उसको इस तरह नहीं कह रहे ना, हम ये कह रहे हैं, सारा मुल्क कह रहा है कि इमरान खान साहब को लाया गया है, इलेक्शन में धांधली हुई है, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। तो वो भी तो आपको पिछले 3.5 सालों से यही कह रहे हैं ना कि सबूत दें सबूत दें। कायरा साहब मैं कह क्या रहा हूँ, मुझे वजीर आज़म ने गाली दे दी, आप उसको 100 दफा गाली आगे रिपीट करेंगे, आप खबर दे रहे हैं कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। सर ना मैं किसी को गाली दे रही हूँ, ना प्रोग्राम में किसी को बुलाने का मकसद है किसी की बेइज्जती करना, रिस्पेक्ट के साथ सर आपको गॉड सेक आई एम नॉट एलिजिंग यू जी, मैं आपको इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे मीडिया से अपील कर रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी बात की कोशिश। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अगर हुकूमत अपना जलसा मनसूख करती है हालात को भांपते हुए, क्या अपोजिशन भी मनसूख कर देगी जो लॉन्ग मार्च है? मुझे आपसे ये भी गुजारिश करनी है कि इस मामले को भी देखिए जी, क्या अपोजिशन ने जलसा अनाउंस किया है या हुकूमत ने चैलेंज करके धमकियां देके इस जलसे में से गुजरना होगा? वजीर आजम के लहजे को देखिए, क्या हुकूमत ने हालात खराब करने की जिम्मेदारी ली है? उन्होंने ये काम शुरू किया और उसके जवाब में अपोजिशन क्या करे? जिस तरह आज से उसमें हुआ है, अगर उस दिन भी इनके लोग वहां इकट्ठे हो तो क्या हम छोड़ दें? क्या हम अपना राइट एक्सरसाइज करना खत्म कर दें? क्या हम असम्बलियों में जाना छोड़ दें? क्या इस मुल्क के अंदर वजीर आजम साहब के कहने के मुताबिक जो वो कहें उनकी बादशाही का ऐलान हो जाए, हम उसको कबूल कर लें? क्या ऐसा करें? क्या अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग ने या JUI ने या PDM ने, क्या उन्होंने इनिशिएट किया है? खुदारा इस मामले को भी देखिए, दोनों को क्लब मत कीजिए। वजीर आजम ने इनिशिएट किया है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर आप करेंगे तो हम अपने दिफा के लिए हम भी करेंगे। जिस तरह सूरत हाल है उसको उस तरह पेंट कीजिए, उस तरह सामने रखिए। हाँ, इससे नुकसान होगा, जाइए वजीर आजम से कहिए उन्होंने शरारत की है, वो विड्रा कर, मैं अपोजिशन से बात करूंगा, बिल्कुल करेंगे उनसे, आप भी करेंगे, मैं भी करूंगा, ठीक हो जाएगा मामले। लेकिन अगर वजीर आजम साहब खुद हालात खराब करना चाहते हैं तो फिर मेरी आपसे गुजारिश होगी, सारे मीडिया से होगी, कि जो हालात खराब करने के पहल कर रहा है उसके जवाब में अगर कोई कह रहा है मैं अपने दिफा में कर रहा हूँ, तो वो दिफा का मौका नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर कायरा साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? PTI के मुनहरिफ अरकान का सिंध हाउस में छुपना, फिर सामने आना मीडिया पर और आकर अलग-अलग कहना कि इनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है और वो वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ देना चाहते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि 12 से 15 लोग उनकी हिमायत में है। तो हुकूमत तो कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग आप लोग कर रहे हैं, अपोजिशन कर रही है, तो नून लीग भी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस है? देखिए शाजिया बीबी, ये जो मेरा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं एक हॉर्स ट्रेडिंग की या मुनहरफ होने की। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं है। दो आपके क्वेश्चन है, एक छुपाने की मेंबर्स को, वो तो मेरा क्लियर हो गया कि कोई किसी को छुपाया नहीं, अपनी मर्ज़ी से गए हुए हैं। और वो लॉजेस में सारे लोग थे, जब इधर पुलिस ने दावा बोला और 1-2 MNAs को उठा के ले गई, तो उसके बाद लोगों को ये हुआ कि शायद क्योंकि हम
थोड़े से हमने डिस्टेंस किया हुआ है अपनी हुकूमत से, तो वो सिंध हाउस चले गए। तो मैं समझता हूँ वहाँ पे एक एक ने बयान दिया है आपके सामने, आपके बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं पर्सन, उन्होंने जाके उनसे इंटरव्यू किया, सारे मिले, उनको सब पता है कि क्या हालात थे वहाँ। तो ये कहना छुपाए हुए हैं, वो बिल्कुल किसी ने नहीं छुपाए, अपनी मर्जी से गए हैं और वो अपनी मर्जी से वोट करेंगे, ये जो भी उनका फैसला होगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसे ही बढ़ती गई तो आपको नहीं लगता अदम एतमाद से मामलात बहुत आगे निकल जाएंगे? देखिए, ये मैं आपको बताऊं पहले, दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो आपने हॉस्टेडिंग की बात की है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, उसमें 18th अमेंडमेंट के बाद और ज़्यादा इसको मजबूत किया गया, तगड़ा किया गया कि कोई बंदा आसानी से ना जा सके। और वहाँ पे जब वोट 2 जगहों पे सिर्फ वोट, एक मनी बेल पे और एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जब बात आए तो वहाँ पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ना चले, वोट ना दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो उसका प्रोसीजर है, एक शो काज, स्पीकर, फिर इलेक्शन कमीशन, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी है सारा प्रोसीजर है। ये एक प्रोसीजर है। अगर कोई आदमी एक्ट करता है इस के मुताबिक, वोट नहीं देता इनको इनकी डायरेक्शन के मुताबिक, तो वो फिर प्रोसीजर वो इन्वोक फिर होगा, उस वक्त वो इन्वोक होगा, आर्टिकल या क्लास जो है वो उस वक्त इन्वोक होती है, उस वक्त वो लागू होगी। अब ये सारी, लेकिन इसमें तो हुकूमत को इबाम लग रहा है, इसीलिए तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जारी की तशरीह करें इसकी। कोई इबाम नहीं, जितने आप ज्यूरिस्ट हैं, जितने आपके कानूनदान हैं, चाहे वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे सीनियर वकला हों, कोई एक भी नहीं कहता सिवाय वकला के, सिवाय हुकूमत के 2-3 जो लॉ मिनिस्टर है शायद वो कह रहा हो, या पार्लिमानी अमूर का मुशीर जो है वो कह रहा हो, ये 2-3 जो बातें कर रहे हैं ये टोटल गलत बात कर रहे हैं। वो एक एंगुलर बात कर रहे हैं जिसका नतीजा नुकसान इनका हो सकता है, मजीद कोई बेहतर नहीं होगा। तो मैं समझता हूं ये किस तरह की बात कर रहे हैं, वो एक रेफरेंस करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। मतलब कि मुनहरिफ अरकान को वोट डालने से पहले तो डी-सीट नहीं किया जा सकता। अभी तो उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं, तो उससे पहले कैसे कोई फैसला ले सकती है हुकूमत? ये बिल्कुल आपने ठीक किया है। ये तो एक ऐसे ही है ना, आप जिस तरह कोई बात करें कि जी फलां ने कत्ल की नीयत की थी तो आप उसको 302 में फांसी दे दें, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल आपने सही बात की है। तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल वो फजूल कर रहे हैं। अभी वो एक रेफरेंस लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो टीवी पे मैंने देखा है, तो वहाँ पे पता चल जाएगा, इनका ये शौक भी पूरा हो जाएगा कि क्लास में कोई जो एम्बिग्विटी है या क्या है। कोई एम्बिग्विटी नहीं, आप पढ़ के देख लें, आपको समझ आ जाएगी। सही। राना साहब, आप बड़े सीनियर लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से जो जलसे हैं वो उनको मनसूख कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए? इससे कन्फ्रंट्रेशन बढ़ सकती है दोनों तरफ से। मैं आपको बताऊं, मैं ये बात आपकी पार्टली ठीक है कि ये गवर्नमेंट ने जब ये सोचा कि 28 को वोटिंग करानी है तो 27 का उन्होंने कहा कि जी ये हमने जलसा करना है डी चौक में। हाँ। ये नहीं कि इस्लामाबाद के किसी और जगह पे करना, डी चौक में। लेकिन आप तो 144 भी नाफिज कर रहे हैं, तो फिर जलसे कैसे होंगे? मैं उनकी बात पहले बात मुकम्मल करने देना। जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो फिर उनके जो वज़रा हैं, सीनियर वज़रा इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसने कहा जी यहाँ के गुजर के जाना है ना इन MNAs ने, हम देखते हैं ये कोई कैसे जाते हैं। हाँ। ये धमकियाँ ये आपके सामने है। तो उसके बाद हमारा तो पहले ही था 23 मार्च का मार्च जो था, लेकिन मैं इससे हट के बात करता हूँ। जो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, वो प्रोटेक्ट करे, हर एक का जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये गवर्नमेंट वो पहली देखी है जो खुद ही वायलेट कर रही है और धमकियाँ दे रही है और क्योस क्रिएट कर रही है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उसकी ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उसको परफॉर्म करना चाहिए। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल, जब दूसरी तरफ ये 144 लगा रहे हैं तो ऐसी सूरत में फिर जलसे भी कैसे होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये दफ़ा 144 देख लेते हैं, ये एक एप्लीकेशन देंगे और वो रिलैक्स कर देंगे उस एरिया के लिए या उस दिन के लिए। ये इनके पास होता है कि हम पार्टली इसको ये कर देते हैं। अच्छा अच्छा। ये एडमिनिस्ट्रेशन पे DC करता है जिसका, या चीफ कमिश्नर करता है वो, लेकिन DC की ये पावर है।
तो मैं समझता हूँ कि ये आपको पता ही है जिस तरह मामला चलते हैं, इसका कहना दफ़ा 144 तो हमारे लिए लगाएंगे ना, अपने लिए तो वो दफ़ा 144 इनकी जो होती है वो आपको पता ही है हुकूमतों की। अच्छा, आज लाहौर में वैसे शहबाज शरीफ साहब के पोस्टर लगे हुए थे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो बड़े एक्टिव हो गए आप लोगों के कारकुनान, ये सब कुछ क्या करवाया जा रहा है? नहीं, लोगों के अपने जज्बात हैं, लोग शहबाज साहब की पसंद करते हैं, आपको पता है, आप सर्वे भी करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनका डिलीवरेंस है, वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में, चाहे चाइना हो, यूरोप हो, जहाँ भी हो, टर्की हो, बात होती है शहबाज साहब के काम की। तो वो एक है कि शहबाज साहब आएंगे, मामला ठीक करेंगे, महंगाई ख़त्म होगी, सही, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इसमें ये नहीं है। लेकिन जब ये काम सारा हो जाता है तो फिर वज़ारत तो यही कि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब नहीं, फैसले सारे करने हैं। अच्छा, जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो जब हुकूमत बनेगी तो उसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो ज़ाहिर है ये भी कंसेंसस से होगा ना, जितने भी अपोजिशन की जमातें सबके साथ इत्तफाक़ राय से ही आप लोग फैसला करेंगे ना? जी बिल्कुल, वो तो पहले कह रहे हैं, आपने पीपल्स पार्टी का स्टांस देखा, हर एक ना जो अपोजिशन में वो कहते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी पार्टी है और लीडर अपोजिशन है वही होंगे, आपने सुना भी होगा बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये मुल्क कन्फ्रंट्रेशन का मुतहम्मिल हो सकता है? दोनों पार्टी, अपोजिशन की तरफ से भी, अपोजिशन में शामिल जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से जलसा, हुकूमत की तरफ से जलसा, आज जो सिंध हाउस में हुआ बिल्कुल काबिल मज़म्मत है। मैं अभी नूर आलम खान साहब का एक ट्वीट पढ़ रही थी, वो कह रहे थे मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं कि जो हाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद का हुआ, बशीर बिलोर का हुआ, आपका भी वही हाल होगा। उन्होंने उस चैट का भी स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर पर शेयर किया है कि वो बशीर बिलोर का हाल याद है, बेनज़ीर भुट्टो का याद है। तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी मुल्की सियासत में होने क्या जा रहा है, खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। शुक्रिया शादिया। देखिए, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या कायदे इख्तिलाफ हो। और वज़ीर आज़म की इसलिए ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि वो कायदे ऐवान भी हैं और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। उनको ये सोचना पड़ेगा कि कैसे मौके पे, जब इतना बड़ा इवेंट इस्लामाबाद में होने जा रहा है OIC का, ऐसे मौके पे वो टेम्परेचर को नीचे लाने के बजाय ऊपर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, उनको फौरी तौर पे अपनी 27 तारीख की रैली जो है कॉल्ड ऑफ करनी चाहिए और वो रैली कॉल्ड ऑफ करें तो फौरी तौर पे जो है अपोजिशन को अपनी रैली कॉल्ड ऑफ करनी चाहिए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक अमल है, एक आइन के तहत आइन में दर्ज एक तरीक़ा है। उसमें बिल्कुल ठीक है कि जो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी शोर मचा रही है कि उनके बहुत से लोगों को तोड़ लिया गया है, बहुत से लोगों को गायब कर दिया गया है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उसका प्रोसेस आपके आइन में मौजूद है, यानी उनको डिसक्वालीफाई कर दे। अब ये जिस तरह कहा जा रहा है कि कोई लाइन, फ़र्ज़ करें 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये 20 के 20 रिज़ाइन कर दें, फ़र्ज़ करें आज ये सब के सब इस्तीफ़ा दे दें और साथ में इत्तेहादी अलग हो जाएं, तो इमरान खान कहाँ खड़े होंगे? यानी क्या उन लोगों को जो PTI के हैं उनसे जो कहा जा रहा है इस्तीफ़ा देने का, अगर वो आज ये इस्तीफ़ा दे दें, क्या PTI ये गारंटी देगी, स्पीकर कौमी असम्बली ये गारंटी देंगे कि उन सब के रेजिग्नेशन फौरी तौर पे मंजूर कर लिए जाएंगे? और अगर मंजूर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उसके बुलाकर उनसे बारगेन की जाएगी, जिस तरह हमने माजी में देखा 2014 में। तो चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को ये फैसला करना है कि वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी रीज़न्स हो,
कोई भी तरीका हो, ये अच्छा, उन्होंने एक स्मार्ट मूव है पीटीआई की तरफ से कि उन्होंने 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रब्ता कर लिया है, और ये एक आईनी तरीका है, ये कानूनी जंग है और बिल्कुल लड़ने का राइट है पीटीआई को। लेकिन कानूनी जंग में तो तब लड़ी जाए ना जब किसी चीज में अभाम हो। आप लीगल एक्सपर्ट से बात करें, वो कहते हैं 63A में कोई अभाम है नहीं, सब कुछ क्लियर है, कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। चले देखिए, वो अपनी तशरीह के लिए वो चले गए, जो उसके जो भी रीजंस हो। लेकिन स्पीकर का रोल मुझे बहुत ही अफसोसनाक, मुझे अफसोस हुआ असद कैसर साहब के किरदार पे। वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उस तरीके की बातें स्पीकर नहीं किया करते। वो वही है कि गवर्नमेंट उनको कहे, इसमें कोई वो नहीं है, जो भी पार्टी का वो होता है, लेकिन कम से कम आप बात करने में तो एहतियात कहें। अगर स्पीकर ये कहे कि मैं टाइगर फोर्स का आदमी हूँ, स्पीकर इस तरह की बात करे कि ये बैनुल अक़वामी साजिश है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो आप तो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कैसे कह सकता है ये सारी बातें? यानी असद कैसर साहब को थोड़ा सा अपने जहन को अप्लाई करना चाहिए, इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। देखिए चौधरी शुजात आज क्या कह रहे हैं, छोड़ें हम क्या कह रहे हैं या पीटीआई क्या कह रही है, मुझे बताएं पीटीआई के किसी मिनिस्टर ने चौधरी शुजात की बात का जवाब दिया? वो तो कह रहे हैं कि नहीं हुआ। बिल्कुल। हालांकि मुझे भी ये शक है कि पैसे दिए गए होंगे, मुझे भी शक है कि उसके बगैर लोग नहीं गए होंगे, लेकिन अगर आपका इत्तेहादी और इतना मोतबर इत्तेहादी ये बात कह रहा है, तो फिर पीटीआई के दो ही चीज़ें हो सकती है ना, या तो इमरान खान आज ये फैसला कर लें कि अब PMLQ उनका हिस्सा नहीं है। MQM कल क्या कह रही है कि जी इमरान खान साहब तो जा रहे हैं, अब माइनस की बात हो रही है, इत्तेहादी खुद माइनस इमरान खान की बात कर रहे हैं। तो अगर इत्तेहादी आपसे ये बात कह रहे हैं, आपके 15-20 और इत्तेहादी आपसे ये कहते रहे कि आपका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तो उसके बाद ग्राउंड पे मॉरली और एथिकली आप ग्राउंड पे फिर कहाँ खड़े हैं? इसलिए मैंने आपको नहीं लगता मजहर अब्बास साहब, अभी सिर्फ एक ऑफिशियली एक एक्टिविटी होना बाकी है, मॉरली इखलाकी तौर पे तो अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर अपनी साख खो बैठे हैं, एतमाद का जो वोट है वो नहीं लेने में कामयाब होंगे, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती नज़र आ रही है, सिंध हाउस में जो जितने लोग छुपे हुए हैं, फिर इत्तेहादियों के जो इशारे किनाये हैं, अदम एतमाद उसकी बातें हो रही हैं, माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती? देखिए इमरान खान साहब से जाहिर है वो उनका अपना फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, उन्होंने कहा कि मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप लड़ूंगा आखिर दम तक। लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं, मैच में भी लड़ने के बहुत से तरीके होते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब आपको ये लगता है कि अब ये मैच मैं नहीं जीत सकता, तो आप इस चीज़ को, डिफीट को कंसीड आप बिल्कुल आए, इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करें कि ये सारे पीटीआई के लोग जो हैं, जो मुनरिफीन हैं, ये सब के सब ज़मीर फरोश हैं, आप कहें ये सारी बातें, आप अपने इत्तेहादियों को भी के बारे में भी बात करें, आप सारी बातें करें, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां के वोट के ज़रिए आप बज़ाहिर शिकस्त खाते नज़र आ रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कौम से खिताब करें, आप बताएं, और ये जितने मुनरिफीन हैं इनको आप सियासी तौर पे शिकस्त दें इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर मेरे साथ है, मुझे ब्रेक लेनी है नाज़िर, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन में जो ज्वाइन कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब, आपका सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आर्टिकल 63A में आपको क्या लगता है, क्या बहाम है, क्या कन्फ्यूजन है कि हुकूमत इसकी तशरीह चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट से सदारती रेफरेंस भेजने जा रहे हैं, क्या इसमें अभाम है, क्या क्लैरिटी नहीं है इसमें? देखा जी, असूली तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ये सेनेट के इलेक्शन में भी गए थे, सदारती ऑर्डिनेंस भी आ गया था और सदारती रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में गया था। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शन से 3 दिन पहले ही वो दोनों को कर दिया था रिजेक्ट।
हाँ। अब ये आर्टिकल 63A के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवा के कोई राय लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहे चूंकि आइन का हिस्सा है, आइन का ढांचा है, इसमें हम तरमीम करने की तो हमारे अंदर हमारा मैंडेट ही नहीं है। ये तरमीम अगर आपने करनी है तो पार्लियामेंट जो है वो तरमीम करेगी, तो ठीक है तरमीम कर ले, अच्छी बात है, ताकि हाउस ट्रेडिंग के बारे में या आर्टिकल 63A के बारे में सही तरीके से मालूम हो जाए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो तो एक डिफरेंट चीज है ना कि अगर आपने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अगर कोई कानून साजी करनी है, आइन में कोई तरमीम करनी है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आर्टिकल 63A तो वाज़े तौर पर कहता है कि अगर पार्लियामेंटेरियन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए अपनी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जारी करदा किसी भी हिदायत के खिलाफ वोट देता है या अदम एतमाद का वोट देने से बाज रहता है तो इसे नाअहल करार दिया जा सकता है। ये तो काम स्पीकर का है कि स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजे, फिर बाद में इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करे। नहीं, इसमें सबसे बड़ा तरीका बता दिया है, आर्टिकल 63A में बाकायदा तरीका बताया है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे उसका क्या तरीका होगा। तो फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले जो भी फर्द होंगे उसका तरीका यह है कि जो पार्टी का जो पार्लियामानी लीडर है वो उनको चार्जशीट करेगा, उनको तलब करेगा, उनसे डॉक्यूमेंटेशन लेगा, फिर वो स्टेटमेंट वो भेजेगा स्पीकर कौमी असेंबली को, और स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को रेफरेंस भिजवा देगा विदिन 2 डेज में। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना सर, आइन ने इजाजत दी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना कि ये सब कुछ तो वोट डालने के बाद होगा ना, वोट जब डाल दिया जाएगा उसके बाद होगा। लेकिन सवाल ये क्या फिर वोट काउंट हो जाएगा कार्रवाई अगर बाद में होगी? बिल्कुल वोट कास्ट हो जाएगा, और इसके वोट कास्ट होने के बाद जुर्म सरदर्द होने के बाद ही कार्रवाई होती है ना, जुर्म से पहले तो कार्रवाई नहीं होती। जब वो वोट कास्ट कर देगा तहरीक आदम एतमाद के बाद, तब उसके खिलाफ कार्रवाई होने का 63A ने तरीका बताया है। इससे पहले स्पीकर कौमी असेंबली स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो मैंने जो नहीं रोक सकता, कदगन नहीं लगा मतलब सकता, कि पार्लियामेंटेरियन वोट का अपना इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वोटिंग में उस दिन हिस्सा भी ले सकते हैं, उन्हें जबरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता और उनका वोट काउंट भी हो जाएगा। आप यकीन कीजिए जिस वक्त ये 28 मार्च को जो तहरीक आदम एतमाद पेश की जाएगी, राय शुमारी की जाएगी, तो ये इनका प्रोग्राम ये है जो इनराफ किया है, जो पार्टी से अलहदा होकर इन्होंने वोट कास्ट करना है इमरान खान के खिलाफ। वो कहते हैं जी हमने मिनिस्टरों को पकड़ के जबरदस्ती उस गैलरी में लेकर जाना है जहाँ हम जा रहे हैं, तो वहाँ तो एक किस्म का दंगा फसाद हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे ना। अगर इस तरह की लड़ाई झगड़े हो गए तो क्यों ये मशरकी पाकिस्तान में जो हुआ था 57 में डिप्टी स्पीकर कत्ल हो गया था, मारा गया था इसी हंगामे राय के तहत, तो फिर क्या मुल्क के नतीजा हुआ? फिर 11 साल रहा मार्शल पाकिस्तान के अंदर। किसी भी कॉन्फ्रेंस से बचने के लिए आपको नहीं चाहिए कि हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को अपने जलसे मंसूख कर देने चाहिए? उस दिन हालात बड़े खराब हो सकते हैं। आज चौधरी शुजात ने भी कहा कि कोई मर गया या मरवा दिया गया, सबको भुगतना पड़ जाएगा, सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की मफादात में सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के इत्तेहादियों की है। अगर हुकूमत के इत्तेहादियों ने फैसला कर लिया है कि हमने तहरीक आदम एतमाद में हुकूमत का साथ नहीं देना, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि जो अब इनराफ करने वाले जो है फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले हैं, तो आज चौधरी शुजात ने बिल्कुल बरमला अपना ख्यालात का इज़हार कर दिया है कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, और ये पाकिस्तान की पहली तहरीक आदम एतमाद है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है। ये पाकिस्तान के इंतहाई बुजुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात साहब फरमा रहे हैं। इसके बारे में तो हकीकत सामने आ गई। आज जो 15-20 लड़कों ने जो भी थे उन्होंने जो हंगामा राय की, उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ा इत्तेहादियों पर। उन्होंने भी महसूस कर लिया है कि जनाब इस गवर्नमेंट के 15-20 आदमी ने हमला किया। और आप ये भी देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसके सामने है, उसका घर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिंध हाउस के गेट के बिल्कुल सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिहाइशगाह है। तो अब वो देखें, उन्होंने भी देखा तमाशा होता रहा, पुलिस ने उनको रोका नहीं, पुलिस ने आगे जाने से नहीं रोका। ये सारी जिम्मेदारी नायली तो पुलिस की है वहां की, कि उन्होंने वहां तक जाने कहाँ दिया, क्यों दिया? ये सबसे बड़ी अहम बात, यू राइट, आप सही कह रहे हैं। और इसके बारे में शेख रशीद साहब के लिए एक लम्हा फिक्रिया पैदा हो गया है। उन्होंने गिरफ्तारी का हुक्म दिया और उनके एक तर्जमान ने उनको रिहा करवा दिया। अब शेख रशीद साहब तो देखते रह गए मेरी वजारत कहाँ गई। तो ये चीजें तो सामने आ रही है ना। शेख रशीद साहब तो बड़े पार्लियामेंटेरियन है पाकिस्तान के,
तो वो तो खुद देख रहे हैं, सास तबीयत के मालिक है शेख रशीद साहब, तो कहेंगे मैंने ऑर्डर दिया और एक मुझसे जो सेकंड कैटेगरी का जो एक आदमी है उसने उनको रिहा करवा दिया। तो ये चीजें अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारे मुकद्दर हल्के जो है इक़्तिदार जिनकी वो देख रहे हैं पाकिस्तान को, स्टेट को देख रहे हैं, उन सब के सामने आज अच्छा मैसेज नहीं किया। उनको नजर आ गया है कि एक ग्रुप जो है वो मुहाजराई करना चाहता है। तो अच्छा, स्पीकर ने भी एक आज बात की, स्पीकर असद कैसर साहब ने, कि वो जब तक चाहें वो इजलास को मुलतवी जो है ना वो रख सकते हैं। तो कितनी देर तक, क्या ये वाकई उनके इख्तियार में है कि वो इजलास को गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी रख सके? वो आइन से जुर्म हो जाएगा, वो आइनी जुर्म तस्वर किया जाएगा। आइन के साथ जो है वो बहुत बड़ा इसका रिएक्शन होगा और फौरी तौर पर जो अपोजिशन जो है वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर देंगे। जो तैयारी डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं और 24 घंटे में पेश हो जाएंगे। और वो सीक्रेट बैल्टिंग है तो स्पीकर कौमी असम्बली को अपनी सीट से महरूम होना पड़ेगा। अगर उन्होंने ये काम किया, गैर मुइना मुद्दत के लिए किया, ठीक है। अगर वो आपको रूलिंग देते हैं, रूलिंग देने के तो इख्तियार है ही नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा है उसमें इजाजत ही नहीं है। उसके अंदर जो शेड्यूल 2 में इजाजत ही नहीं है। और जो खुद इलेक्शन जो खुद एक्ट बना हुआ है कौमी असम्बली में 37 एक्ट जो है उसमें भी रूलिंग का जिक्र नहीं है। अगर उन्होंने अपना रूलिंग दी, आइन से मामला किया, तो 24 घंटे में तहरीक एतमाद पेश हो जाएगी और स्पीकर साहब को अपने घर जाना पड़ेगा। वो तो सीक्रेट बैल्टिंग है ना, सीक्रेट बैल्टिंग, वहाँ तो कोई ओपन बैल्टिंग नहीं है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।